कहाँ तक पढ़ लिया था? कहाँ तक पढ़ लिया? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। हाँ, एजी एयू तक ये पढ़ाना है ना। कल वो मनीष सर की तबीयत खराब हो रही थी। हाँ हाँ, मॉर्निंग मॉर्निंग। आवाज नहीं आ रही इसकी? नहीं इसकी। हेलो 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 हेलो। आ जाओ, आवाज आ रही है आपको मेरी? अरे आवाज आ रही है क्या? गुड मॉर्निंग। हाँ, हम पढ़ रहे थे धातु कर्म के विभिन्न पद। धातु कर्म क्या है? आपसे पूछा जाए धातु कर्म क्या है, तो धातु कर्म आज हमको कंप्लीट करना है। ठीक है, जब तक खत्म नहीं होगा तब तक ये क्लास चलती रहेगी, आखिरी तक। आज जो है ये क्लास लंबी जाएगी, हो सकता है 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, 7। उससे कहने से, आपके कहने से ठीक है। हाँ, तो ये कल टेस्ट है। ठीक है, कोई बात नहीं, टेस्ट तो चलता रहेगा। आ जाओ। तो धातु क्रम की हम बात कर रहे थे, जल्दी से आ जाइए। धातु कर्म, धातु कर्म में आपने अब तक क्या देखा? अरे बिल्कुल इधर ध्यान। धातु क्रम में अब तक आपने क्या देखा? अब तक आपने देखा कि खनिज जो था उसको खुदाई से प्राप्त किया और उससे आपको मिला अशुद्ध अयस्क, और अशुद्ध अयस्क जो है उससे आपको क्या प्राप्त करना है? शुद्ध धातु प्राप्त करनी है। अशुद्ध अयस्क में 2 चीज होती है, एक होती है अशुद्धि और एक होता है अयस्क। और ये अयस्क के नाम आपको पता है, जैसे Fe2O3 को क्या बोलते हैं? हेमाटाइट। Fe3O4 को क्या बोलते हैं? मैग्नेटाइट। FeCO3 को क्या बोलते हैं? सिडेराइट। तो ये नाम की टेबल आपको लिखाई थी, नाम भी आपको लिखवाए थे, आपको बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। अशुद्धि को क्या बोलते हैं? गैंग, आधात्री और मैट्रिक्स। कोई दिक्कत इसमें? गैंग, अगात्री और मैट्रिक्स। क्लियर? उसके बाद में हमने जो है धातु कर्म के विभिन्न पद देखे। धातु कर्म के विभिन्न पद, अशुद्ध अयस्क से शुद्ध धातु बनाने की समस्त विधियों को क्या कहा जाता है? धातु कर्म। एक तो अयस्कों के नाम याद कर लेना,
फिर मैंने आपको एनसीईआरटी की छोटा डब्बा भी दे रखा है, नहीं याद हो तो वो याद कर लेना। उसके बाद हम धातु क्रम के विभिन्न पदों में चले गए। तो सांद्रण की विधियों का निर्धारण गैर या अयस्क के भौतिक और रासायनिक गुणों में अंतर से किया जाता है। आ जाइए, तो सांद्रण की विधियां क्या होती है? सांद्रण की विधियां अशुद्ध अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की समस्त विधियों को क्या कहते हैं? सांद्रण की विधि। अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क प्राप्त, अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क मतलब गंदगी हटानी है। तो आपको क्या करना है? दो सांद्रण है, भौतिक सांद्रण और भौतिक सांद्रण भौतिक गुणों के आधार पर, रासायनिक सांद्रण रासायनिक गुणों के आधार पर। रासायनिक सांद्रण को क्या बोलते हैं? निक्षालन और लीचिंग। अच्छा, भौतिक सांद्रण हमने पढ़ा था, क्वेश्चन भी किए थे। गुरुत्वीय पृथक्करण, चुंबकीय पृथक्करण और जागलन। सबसे महत्वपूर्ण विधि कौन सी थी? जागलन। ये हम पढ़ चुके थे। आ जाइए, और एक हम पढ़ चुके थे बॉक्साइड का रासायनिक सांद्रण। बॉक्साइड का रासायनिक सांद्रण में कौन सी विधि थी? बेयर विधि, हॉल विधि, सरपेक विधि। आज हम पढ़ने वाले हैं AgAU का रासायनिक सांद्रण। तो पहले इसको समझ लेते हैं और फिर उसके बाद में इसकी सेल्फी बना देते हैं, फिर आपके नोट्स में जो लिखा हुआ है उसको देखते हैं। क्लियर? पढ़ा दिया? AgAU का सांद्रण भी पढ़ा दिया? वेरी गुड। तब फिर तो हम सीधे आ जाएंगे ये कर लिया था हमने, ठीक है। AgAU का रासायनिक सांद्रण जिसको क्या बोलते हैं? मैक आर्थर फोरेस्ट साइनाइड विधि। सेल्फी आपने बना ली थी इसकी, बताया था मैंने कि AgCl अशुद्धि के साथ में है, उसको पहले किससे? निक्षालक या NaCN से क्रिया कराएंगे, क्या बनेगा? उपसर्ग संयोजक यौगिक बनेगा। और ये उपसर्ग संयोजक यौगिक में से Ag को हटाने के लिए हम एक अत्यधिक सक्रिय धातु जिंक का उपयोग करेंगे। और ये जिंक क्या करती है? ये अपचयन का काम भी करती है और प्रतिस्थापक का भी काम करती है। ये जिंक Ag को यहाँ से हटा देगी और खुद जो है वो चली जाएगी यहाँ पे। Ag आपको अलग से मिल जाएगी काले अवक्षेप के रूप में। तो इसका मतलब है ये कौन सा सांद्रण हो गया? AgAU का रासायनिक सांद्रण, जिसको क्या बोलते हैं? मैक आर्थर फोरेस्ट साइनाइड विधि। कौन सी विधि है? तो लास्ट जहां छोड़ा था वहां से स्टार्ट कर लेते हैं। सांद्रण की आखिरी विधि हम कर रहे हैं AgAU का रासायनिक सांद्रण। Ag हो AU हो दोनों किस अवस्था में मिलता है? +1 अवस्था में मिलता है। अब जो +1 अवस्था में मिलता है उसके साथ लिगेंड कितने रहेंगे? 2। अब इसमें हम प्रथम पद 1 में क्या करने वाले हैं? सीख लो। कोई भी Ag का अयस्क या Ag हो, जैसे AgCl है, इसकी क्रिया कराएंगे हम निक्षालक से। NaCN से हमने क्रिया कराई, तो पहले क्या बनेगा? इसमें एक अशुद्धि भी, क्या सही से नहीं दिख रहा है? एक आवाज भी थोड़ी कम आ रही है। CH2 में मेटल हो गया था ना? मेटल कहां से हो गया था? CH2 में मेटल कौन करा गया था? ठीक है, NaCN। बताओ क्या बनेगा? इससे क्या बनने वाला? Ag के साथ 2 CN रहेंगे तो क्या बनेगा? NaAg का होल ट्वाइस। अगर यहां पर इसको हटा दिया जाए तो क्या बनेगा? AgCN का होल ट्वाइस, और इस पर एक क्या आ जाएगा? माइनस आ जाएगा। ऐसे भी कभी कभी लिखा जाता है।
आ जाइए, ये उत्सव संयोजक यौगिक बन गया और साथ में NaCl बाहर चला गया और अशुद्धि भी इसमें जो चिपकी हुई थी वो उसने क्रिया नहीं की और वो भी बाहर चली गई। अब आ जाइए, नेक्स्ट बात करते हैं। 2NaAgCN का होल ट्वाइस। अब इसके अंदर ये तो था निक्षालक। निक्षालक जानते हो क्या होता है? ऐसा रासायनिक अभिकर्मक जो रासायनिक सांद्रण में उपयोग किया जाता है वो क्या कहलाता है? निक्षालक। ये था निक्षालक। अब इस Ag को हटाना है तो मैं क्या करूंगा? अरे इस Ag को हटाना है, क्या करूंगा? सक्रिय धातु का इस्तेमाल करूंगा। और वो सक्रिय धातु कौन सी है बेटा? जिंक। जिंक प्रतिस्थापक। प्रतिस्थापक या फिर किस रूप में काम करेगी? अपचायक। अपचायक का क्या मतलब है? यहाँ Ag कौन सी अवस्था में है? Ag प्लस अवस्था के अंदर। और यहाँ से यदि बाहर चला जाएगा, अंदर कौन आ जाएगा? जिंक आ जाएगा। और क्या बन जाएगा? Na2ZnCN का होल 4। ठीक है, और साथ में ये Ag बाहर आ गया। क्या क्या क्वेश्चन आते हैं? जिंक के साथ साइनो कितना रहेगा? 4, क्योंकि जिंक +2 में। Ag के साथ साइनो कितना रहेगा? 2। कोई दिक्कत? कर लोगे? आ जाइए, ये कौन सी विधि हो गई है? जेट वाला केवल इतनी चीज पूछता है कि मैक आर्थर फोरेस्ट साइनाइड विधि किसके सांद्रण की विधि है? Ag व Au के सांद्रण की विधि है। कोई दिक्कत? क्लियर? अब सांद्रण तो हो गया, अब अगला पद करना है अपने को। कौन सा पद करना है? अगला पद। तो आ जाइए, अगला पद करते हैं। अब क्या करना है हमको? अशुद्ध अयस्क से शुद्ध अयस्क प्राप्त कर लिया आपने। अब शुद्ध अयस्क से क्या करेंगे? तो पद नंबर 2 हमारे पास है, शुद्ध अयस्क से धातु ऑक्साइड। इसके लिए कौन सी भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है? परावर्तनी भट्टी। इसके 2 मेथड है, एक निस्तापन और एक भर्जन। एक निस्तापन और एक भर्जन। तो देख लेते हैं दोनों, निस्तापन और भर्जन कैसे किया जाता है। ये है भट्टी। कौन सी भट्टी है? परावर्तनी भट्टी। फोटो से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि हमें थ्योरी पूछी जाती है। ये केवल आपको समझाने के लिए कि किस तरीके से किया जाता है। परावर्तनी भट्टी को कौन से तल की भट्टी बोला जाता है? खुले तल की भट्टी। ये एक गुंबदाकार भट्टी होती है। ठीक है, आपने पुराने जमाने में बेकिंग की भट्टियां देखी हो? देखिए बेकिंग की भट्टियां, अभी इंटरनेट पे देखना, गूगल पे जाके या यूट्यूब पे जाके, जिसमें केक बनाए जाते थे, वो पिज्जा बनाए जाते हैं। ठीक है, तो पिज्जा की जो भट्टी होती है वो बिल्कुल ऐसी ही भट्टी होती है। क्यों? इस भट्टी में ऐसा क्या होता है? इस भट्टी में ऊपर अग्निशय ईंटों का स्तर लगा रहता है। कौन सी ईंटें? अग्निशय ईंटें। अग्निशय ईंटें क्या होती है? बहुत अधिक तापमान पर भी ये ईंटें तड़कती नहीं है, मतलब बहुत अधिक तापमान सहन कर लेती है। अब मैंने यहाँ क्या रख दिया? शुद्ध अयस्क। शुद्ध अयस्क जैसे मेरे पास है जिंक कार्बोनेट, और इस अयस्क का नाम आपको पता है? कैलामाइन। क्या नाम है इसका? एक तो अयस्क के नाम याद कर लेना, क्योंकि अगले टेस्ट के अंदर मेरे अगर क्वेश्चन आएंगे तो मैं इस लेसन से सारे क्वेश्चन लूंगा। तो ये कौन हो गया है? कैलामाइन। अब इसको गर्म आप करेंगे। ठीक है, कैसे गर्म कर रहे हो? ये मैंने अयस्क लिख दिया है, यहाँ पे रख दिया। अब सीधे गर्म नहीं कर रहा हूं मैं कैसे गर्म कर रहा हूं? यहां से गर्म कर रहा हूं, हीटर लगा रखा है, हीटर से गर्मी कहां जा रही है? ऊपर। ऊपर से किधर गर्म हो रहा है?
देखिए इसके ऊपर नीचे से हीटिंग नहीं कर रहे हैं, डायरेक्ट हीटिंग नहीं कर रहे हैं, इनडायरेक्ट अप्रत्यक्ष रूप से गर्म कर रहे हैं। अप्रत्यक्ष रूप से गर्म करने पे क्या होगा कि ये पिघलेगा नहीं, ये गलनांक से कम ताप पर रहेगा, मतलब इतना ही तापमान होगा कि ये गलेगा नहीं। गलेगा नहीं तो इससे क्या होगा, कोई क्रिया नहीं होगी, इसके अंदर जो गैसें हैं वो केवल निकलेगी। तो क्या निकलेगी इसमें, CO2 है, जल वाष्प है, SO2 है, वो बाहर निकल जाएगी और शुद्ध या सांद्रित गैस किसमें परिवर्तित हो जाएगा, धातु ऑक्साइड में। तो जिंक कार्बोनेट को हम जैसे ही गर्म करेंगे ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जिंक ऑक्साइड में। अब जिन अयस्कों में पहले से ऑक्सीजन होता है उनको इस भट्टी में गर्म करना बिना वायु के, वायु नहीं दे रहे, जो वायु तो इसके पास है, जैसे हाइड्रोक्साइड हो गया, कार्बोनेट हो गया, सल्फेट हो गया, सबके पास क्या है, ऑक्सीजन। और जिनके पास ऑक्सीजन है उनको वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना है। किसमें गर्म करना है, और वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो वो प्रक्रिया कहलाती है निस्तापन। क्या कहलाती है, निस्तापन। वायु की अनुपस्थिति में धातु अयस्क को ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है, निस्तापन। एक और होता है जिसको हम भर्जन कहते हैं, उसमें केवल कौन से अयस्क काम आते हैं, सल्फाइड अयस्क। और इन अयस्कों के लिए हम वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं। किसमें गर्म करते हैं, वायु की उपस्थिति। अब सल्फाइड अयस्क के वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे तो एक तो जिंक ऑक्साइड बनेगा और साथ में एक चीज और बन जाएगी जिसका नाम है सल्फर डाइऑक्साइड। तो दो चीजें हैं, जिन अयस्कों के अंदर पहले से ऑक्सीजन मौजूद है उनको वायु की अनुपस्थिति में गर्म किया जाता है और इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, निस्तापन। और जिनमें ऑक्सीजन नहीं है जैसे सल्फाइड अयस्क, ZnS, PbS, जिनके लिए जाक-लाउन विधि थी, उनको गर्म किया जाए तो उनको क्या कहा जाएगा, भर्जन कहा जाएगा। लेकिन इसके लिए हम वायु की उपस्थिति रखेंगे। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो दो चीजें हो गई आपके पास में, एक हो गया है निस्तापन और एक हो गया है भर्जन। अब आपसे मैं कहूंगा बताओ बेटा निस्तापन कौन है, तो वायु की क्या होगी, वायु की अनुपस्थिति। और किन अयस्कों के लिए है, जिनमें पहले से क्या है, ऑक्सीजन है। कौन सी भट्टी में गर्म कर रहे हो, परावर्तनीय भट्टी के अंदर। गर्म करने से क्या बन जाएगा, धातु ऑक्साइड बन जाएगा। कोई भी हो सकता है, जैसे मैंने बॉक्साइड लिया Al2 3.2H2O, वायु की अनुपस्थिति में निष्कापन करोगे, कैल्सिनेशन करोगे तो क्या होगा, Al2O3। यहाँ कौन निकल रहा है, यहाँ CO2 निकल रहा है, यहाँ कौन निकल रहा है, यहाँ जल के अणु निकल रहे हैं। तो ये वायु की अनुपस्थिति में गर्म कर रहे हैं क्योंकि इनमें पहले से क्या है, ऑक्सीजन। और भर्जन में क्या होगा, भर्जन में सल्फाइड अयस्क लेंगे हम और सल्फाइड अयस्क को ऑक्सीजन के साथ गर्म करेंगे जिससे जिंक ऑक्साइड बन गया और क्या बन जाएगा, SO2। भर्जन में हमेशा एक गैस निकलती है और वो गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। भर्जन की गैस कौन सी है, सल्फर डाइऑक्साइड। अगर मेरे पास PbS है और मुझे इसे धातु ऑक्साइड में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, भर्जन। वायु की उपस्थिति में, वायु की उपस्थिति में मैं गर्म कर रहा हूं और ये किस में बदल जाएगा, PbO, और साथ में क्या हो जाएगा, SO2 बाहर हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड किसमें बनती है, भर्जन के अंदर बनती है। किसमें बनती है, भर्जन के अंदर बनती है। तो कौन कौन से दो तरीके हो गए हैं आपके पास में, एक हो गया है निस्तापन और एक हो गया है भर्जन। निस्तापन जेट में पूछा गया था 2023 के अंदर, और निस्तापन नाम से नहीं आया था, किस नाम से आया था, क्या होता है, कैल्सिनेशन। शुद्ध अयस्क, सांद्रित अयस्क जो आया है आपके पास, सांद्रित अयस्क को ही क्या बोलते हैं, शुद्ध अयस्क। शुद्ध अयस्क को गलनांक से कम ताप पर परावर्तनीय भट्टी में वायु की
धातु ऑक्साइड में बदलना क्या कहलाता है? निष्कापन कहलाता है। कोई दिक्कत इसके अंदर? जैसे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड गरम किया, किसमें बदल गया? एल्यूमिना में बदल गया और जल निकल गया। वायु की अनुपस्थिति में कर रहे हैं। जब भी कोई भी अयस्क धातु ऑक्साइड में बदल जाए तो ये रिएक्शन आपको देखते ही लग जाएगा, अच्छा अयस्क है, गरम कर रहे हैं, वायु है नहीं, धातु ऑक्साइड में बदल गया, CO2 SO2 कुछ भी निकल रहा है, इसका मतलब क्या है? निष्कापन हो रहा है। वायु की अनुपस्थिति में गर्म करना क्या है? निष्कापन। कोई दिक्कत इसमें? कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, ऑक्साइड में बदल गया, CO2, वायु की अनुपस्थिति क्या चीज है? निष्कापन। अच्छा, वर्जन होगा तो क्या होगा? वर्जन किसके लिए होता है? केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए होता है। वर्जन सांद्रिक अयस्कों को गलनांक से, आपने देखा था गरम नहीं, सीधे गरम नहीं कर रहे, इससे क्या होगा? गलेगा नहीं। तो गलनांक से कौन सी भट्टी में? अच्छा, वायु की, यही सबसे इंपॉर्टेंट, वायु की धातु ऑक्साइड में बदलना। तो जिंक सल्फाइड, लेड सल्फाइड, HDS है, ऑक्सीजन आपने दिया, किसमें बदल दिया? H2O प्लस SO2। क्या निकल गई है? SO2। और ये जो SO2 निकलती है बाद में, इसका निर्माण किसमें किया जाता है? H2SO4 में किया जाता है। संपर्क विधि डी ब्लॉक पढ़ा होगा आपने, उसमें उत्प्रेरक प्रवृत्ति पढ़ी होगी, उसमें SO2 को SO3 में बदला होगा B2O5 की उपस्थिति में, और वो SO3 बाद में जाके किसमें बदल जाता है? H2SO4 में बदल जाता है। तो ये कौन हो गया है? भर्जन। निष्कापन और भर्जन। अच्छा, निष्कापन और भर्जन के लाभ क्या क्या है? लाभ, निष्कापन के लाभ क्या है, भर्जन के लाभ क्या है? दोनों के लाभ लगभग समान होते हैं। दोनों ही अवाष्पशील अशुद्धियों को क्या कर देते हैं? दूर कर देते हैं, स्पेशली भर्जन। ठीक है, आर्सेनिक, फास्फोरस और एंटीमनी, ये 2-3 अवाष्पशील अशुद्धियां, जैसे ही इनको भर्जन करते हैं, ये ऑक्सीजन के साथ मिलती है और क्या बना देती है? वाष्पशील अशुद्धियां बन के क्या हो जाती है? बाहर। तो भर्जन से कौन सी अशुद्धियां दूर हो जाती है? जिनके वाष्प नहीं बनती है, लेकिन भर्जन होने से उनमें क्या आ जाता है? ऑक्सीजन आ जाता है, जिससे वो किसमें बदल जाती है? वाष्पशील अशुद्धियों में बदल कर क्या हो जाती है? पृथक हो जाती है। तो बताइए, अभी हमने क्या किया? अभी हमने क्या किया? शुद्ध अयस्क, शुद्ध अयस्क को किसमें बदल डाला बेटा? धातु ऑक्साइड में। और इस धातु ऑक्साइड में बदलने के लिए हमने कौन सी भट्टी का इस्तेमाल किया? भट्टी। और इसमें कौन कौन सी क्रिया की बेटा? कौन सी क्रिया? पहली क्रिया कौन सी की? निष्कापन। इसको क्या बोलते हैं? कैल्सिनेशन। अच्छा, इसमें वायु होता है कि नहीं? वायु की अनुपस्थिति में ये सारा काम किया आपने। अच्छा, दूसरा कौन था? हाँ, भर्जन। इसको क्या बोलते हैं? रोस्टिंग। कोई दिक्कत? ये किसमें है? वायु की उपस्थिति में। और इसके लिए खास बात हो रही है, कौन से अयस्कों के लिए? केवल सल्फाइड अयस्कों के लिए। सल्फाइड अयस्क कौन से होते हैं बेटा? जिनके पीछे ऐसा लगता है। अच्छा, रोस्टिंग में कौन सी गैस निकलती है? SO2 को SO3 में बदलने के लिए क्या डालोगे? B2O5।
फिर इसको किससे क्रिया कराओगे? जल से, जिससे क्या बन जाएगा? H2SO4। कोई दिक्कत? तो बर्जन का उपयोग H2SO4 में करते हैं। यहाँ हिंदुस्तान जिंक जो वेदांता ग्रुप है अनिल अग्रवाल जी का, वो क्या करता है, ये जितना भी आजू बाजू हिंदुस्तान जिंक में खदाने हैं उसमें कौन निकलता है? ZNS। और ZNS को किसमें बदलोगे आप? ZNO में। और साथ में क्या निकलेगा? SO2। तो हिंदुस्तान जिंक का अभी सबसे बड़ा प्रॉफिट क्या है? H2SO4। उन्होंने हिंदुस्तान जिंक को घाटे से फायदे का सौदा बनाया। केवल किससे? H2SO। ये जो सल्फर डाइऑक्साइड पहले बाहर छोड़ दिया करते थे, उन्होंने कहा इसको रोको और इसको किसमें बदल दो? H2SO4 में। अब H2SO4 का एशिया का सबसे बड़ा उत्पादक हिंदुस्तान जिंक है। इतना H2SO4 यहाँ प्रोडक्शन होता है। और H2SO4 किसी भी विकसित या विकासशील देश की विकास का द्योतक है, प्रतीक है। मतलब विकास अगर हो रहा है तो जितना H2SO4 प्रोडक्शन हो रहा है और जितनी उसकी खपत हो रही है, उसी रेशियो से ये पता लगाया जाता है कि ये देश विकसित है या विकासशील है। और भी पैरामीटर है, लेकिन उनमें से एक पैरामीटर ये भी है। कोई दिक्कत? अब ये बिल्कुल थ्योरी वाली बात थी, तो इसको अपन लिखने की जगह सीधे अपने नोट्स में चलते हैं। नोट्स में क्या क्या लिखा हुआ है, तो आ जाइए सीधा नोट्स में। नोट्स सबके पास है? तो अब क्या करने वाले हैं हम? सांद्रित अयस्क का ऑक्साइड में रूपांतरण। सांद्रित अयस्क का ऐसे प्रारूपों में परिवर्तन करना आवश्यक है जिनका अपचयन आसान हो, अपचयन के लिए उपयुक्त हो। सामान्यतः सल्फाइड अयस्कों को अपचयन से पहले किसमें बदला जाता है? क्यों बदला जाता है? क्योंकि ऑक्साइड का अपचयन आसान होता है, ऑक्सीजन को हटाना आसान होता है। पहला कौन हो गया? निस्तापन। क्या होता है निस्तापन? वह प्रक्रिया जिसमें अयस्क को सामान्यतः वायु की, अंडरलाइन कर लो, यही काम की चीज है, वायु की अनुपस्थिति में जलयोजित ऑक्साइड कार्बोनेट अयस्क से क्या निकाल लिया जाता है? जल और CO2। प्रक्रम में अयस्क को गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। निस्तापन के दौरान आर्द्रता, वाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जाती है और निस्तापन से अयस्क कैसा हो जाता है? छिद्रित हो जाता है। कोई दिक्कत इसके अंदर? ये सारी अभिक्रियाएं देख लो, आपको कुछ भी नहीं इसमें देख रहे होंगे। गर्म कर रहे हैं हम, किसमें बदल जा रहा है? ऑक्साइड। ये जल बाहर निकल गया, कैल्शियम कार्बोनेट ऑक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट ऑक्साइड। यहां देखिए ये हेमाटाइट था, इसके साथ जल जुड़ा हुआ है, बाहर निकल गया। ये कैलामीन है, CO2 बाहर निकल गया। ये डोलोमाइट है, CO2 बाहर निकल गया। तो जब गर्म करने पर CO2 या जल बाहर निकल जाए और कोई भी अयस्क धातु ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाए वायु की अनुपस्थिति में, तो वो प्रक्रिया क्या है? निस्तापन। वर्जन किसके लिए होती है? अयस्कों को अन्य पदार्थ विशेषकर ऑक्सीजन के साथ प्रबल रूप से गर्म किया जाता है। ये विधि केवल किसके लिए उपयोगी है? अंडरलाइन कर लेना, सल्फाइड अयस्कों के लिए काम में ली जाती है। इस विधि में क्या करते हैं? प्रक्रम को उपचारित होने वाले अयस्क के गलनांक से कम ताप पर गर्म किया जाता है। और किसके साथ गर्म कर रहे हो? ऑक्सीजन के साथ में। तो यहाँ देखो सारे सल्फाइड अयस्क ऑक्सीजन के साथ गर्म कर रहे हो, SO2 बाहर निकल जा रहा है। कुछ अवाष्पशील पदार्थ भी दूर हो जाते हैं। कौन से अवाष्पशील पदार्थ दूर हो रहे हैं? सल्फर, आर्सेनिक, फास्फोरस। तो ये वाला जो पॉइंट है, इसके लिए ये अभिक्रिया यहाँ लिखी हुई है। ये वाला जो पॉइंट, इसकी अभिक्रियाएं कौन सी हो गई? ये अवाष्पशील अशुद्धियां दूर हो जा रही है। इसी के साथ ही आपका भर्जन और निस्तापन। इसमें सेल्फी बनाने की भी मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। क्यों?
क्योंकि सिंपल है, निष्ठापन क्या कर रहे हो और वर्जन क्या कर रहे हो? निष्ठापन किसके लिए कर रहे हो? ऑक्साइड और कार्बोनेट के लिए। जो वो कौन से ऑक्साइड? जिनमें जल है, वो निष्ठापन और वर्जन किसके लिए कर रहे हो? सल्फाइड है। कोई दिक्कत? कर लोगे तो एक क्वेश्चन मुझे करके बताओ, आ जाए। आ जाओ। मैक आर्थर फॉरेस्ट प्रक्रम किसके लिए है? बताओ। लिखवाया था, याद हो? याद है कि नहीं? ये रहा। पहले इसके साथ क्रिया हो रही तो ए क्या बनेगा? ए बनेगा NaAgCN का होल ट्वाइस। ये तो ए है। एक ही क्रिया किसके साथ कराई? जिंक के साथ। और ये करा भी एक धातु है, तो धातु कौन सी मिलेगी आपको? Ag मिल जाएगी। और साथ में क्या बन जाएगा? Na2ZnCN का होल 4। तो B तो क्या है? Ag। और A क्या है? NaAgCN का होल ट्वाइस। तो आंसर कौन सा हो जाएगा? कोई दिक्कत? अभिक्रिया दो ही है, दो ही पद है उसमें, उसको देख लेना। एक ही के साथ साइनों कितने आते हैं? 2। और जिंक के साथ कितने आते हैं? 4। सिंपल रिएक्शन है। ए क्या बनेगा? और एक ही क्रिया जिंक के साथ, जिंक एक प्रतिस्थापक है जिससे बी धातु बन रही है। और बी धातु कौन सी बन रही है? एक ही। कोई दिक्कत? कर लोगे? आ जाइए, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निष्ठापन और वर्जन आपने देख लिया, तो मिलान करो भैया। कौन सा? ABC 3 ही है, बाकी कहां चलेगा? अब सही। अब बताओ। निस्तापन। निस्तापन मतलब ये रहा, बिना वायु के गर्म करने पर जल बाहर निकल गया। तो ए का क्या हो गया है? बी। वर्जन सल्फाइड है, इसको देखना है। ये रहा सल्फाइड, वायु की उपस्थिति में क्या बन रहा है? सल्फाइड। ये कौन हो गया है? वर्जन। फ्लेक्स जानते हो? फ्लेक्स क्या होता है? नहीं जानते? गालक को लिखवाया था मैंने, फ्लेक्स। और गालक अशुद्धि के साथ मिलकर धातु मल बनाता है। और धातु मल का सूत्र होता है SiO3 कहीं पीछे। तो जहां SiO3 होगा वहीं तो गालक होगा। तो फिर ये हो गया है D। बाकी आपको नहीं पता तो फिर हो गया है C। तो एक चीज नहीं पता थी, 3 पता थे, आपने कर डाला।
तो ए का क्या हो गया है बी, और ए का बी से ही आप सही कर सकते हो। कोई दिक्कत हो गया? कर लोगे तो सारी चीजें आपके पास। चले आगे। अब बात करते हैं अपचयन की। अब अपने को क्या करना है? भर्जन कर लिया। एक होता है अपूर्ण भर्जन, आंशिक भर्जन। आंशिक भर्जन में क्या होता है? हम पूरी तरीके से भर्जित नहीं करते। पूरी तरीके से जितनी वायु चाहिए उतनी वायु नहीं देंगे, थोड़ी क्या देंगे? कम वायु देंगे। कम वायु देंगे तो देखो क्या हो रहा है, CuFeS2 चालकोपाइराइट, इतनी वायु दी कि थोड़ा तो किसमें बदल गया? ऑक्साइड में। और थोड़ा क्या बच गया? सल्फाइड। मतलब जितना इसमें था कॉपर और आयरन, वो पूरा का पूरा ऑक्साइड में नहीं बदला। थोड़ा क्या हुआ? सल्फाइड। और थोड़ा क्या बदल गया? ऑक्साइड। तो जब पूरा ऑक्सीजन ऑक्साइड में बदली ना हो, परिवर्तित ना हो, उसे क्या कहते हैं? आंशिक भर्जन। कॉपर के सल्फाइड है, इसको परावर्तनी भट्टी में गर्म करते हैं। यदि इसमें लोहा हो तो गर्म करने से पहले इसमें क्या मिला लेते हैं? सिलिका, ताकि लोहा अशुद्धि के रूप में बाहर हो जाए। सिलिका गालक के रूप में काम आएगा। आयरन ऑक्साइड आयरन सिलिकेट बनकर क्या बना लेगा? धातु मल बना लेगा। तो क्या बन गया है? धातु मल। FeO SiO2 के साथ मिलकर क्या बन गया है? धातु मल। और जो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड निकल रही है SO2, वो किसमें बदल जाएगी? H2SO4 में। और जो Cu2S और FeS, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर मैट। तो तुरंत अपन इसकी सेल्फी बना लेते हैं। निष्ठापन भर्जन तो आप पढ़ लोगे, लेकिन इसकी सेल्फी नहीं पढ़ पाओगे, इसलिए मैं तुरंत आपको एक सेल्फी बना के दे दे रहा हूं। आ जाइए। कौन सा भर्जन है? आंशिक भर्जन। आंशिक भर्जन में क्या होगा? हम लेंगे कॉपर पाइराइटिस। कॉपर पाइराइटिस क्या लेंगे? कॉपर पाइराइटिस। क्या सूत्र होता है कॉपर पाइराइटिस का? CuFeS2। इसका क्या कर रहे हो आप? आंशिक भर्जन, जिसको अपूर्ण भर्जन भी कहते हैं। भर्जन तो अपूर्ण भर्जन में आप ऑक्सीजन तो दे रहे हो, लेकिन इतनी नहीं दे पा रहे हो कि सारा का सारा किसमें बदल जाए? ऑक्साइड में। तो कुछ भाग किसमें बदलता है? Cu2O FeO और निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड। लेकिन कुछ भाग किसमें बचा रह जाता है? Cu2S और किसमें बचा रह जाता है? FeS। जो ये Cu2S और FeS बचता है, इसको क्या बोलते हैं? Cu2S और FeS। ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसको क्या बोला जाता है? इसको बोला जाता है कॉपर मैट। क्या बोला जाता है? मैट। MATTE मैट। आपसे पूछा जाता है मैट का फॉर्मूला बताइए, तो मैट का फॉर्मूला क्या है? Cu2S और FeS। हमने इसका क्या किया है? अपूर्ण भर्जन। अपूर्ण भर्जन में जो आयरन ऑक्साइड है, आयरन ऑक्साइड है, ये किस रूप में है? अशुद्धि के रूप में है। किस रूप में है? अशुद्धि। ये कौन सी अशुद्धि है? गैंग, मैट्रिक्स, मैट्रिक्स, अधात्री। और ये कौन सी अशुद्धि है? क्षारीय अशुद्धि है। और इस क्षारीय अशुद्धि को दूर करने के लिए आप क्या मिलाएंगे? अरे क्या मिलाओगे? अम्लीय गालक मिलाओगे। अम्लीय गालक कौन है? SiO2। और SiO2 के साथ गर्म करोगे तो क्या बनेगा?
FeSiO3, जिसे क्या बोलते हैं? धातु मल कहा जाता है। कोई दिक्कत? धातु मल को अंग्रेजी में क्या बोला जाता है? क्या बोला जाता है? स्लैग। क्या बोला जाता है? स्लैग। तो ये धातु मल है। अच्छा, गालक को क्या बोला जाता है? फ्लैक्स। और अशुद्धि को क्या बोला जाता है? गैंग और मैट्रिक्स। तो ये अपूर्ण वर्जन की सेल्फी हो गई है, इसको उतार लो। अब एक्टिव उतारोगे तभी तुम में एक्टिव होंगे, वरना तो खाली भाषण सुन रहे। नोट्स में देख रहे हो, भाषण सुन रहे। रिप्लाई करो प्लीज। सर ये नोट्स कहाँ मिलेंगे? मिल चुके हैं सबको पहले। नोटिस नोटिफिकेशन में जाओ, जहाँ नोटिस आता वहां जाओ और वहां जाके देखो। आंशिक वर्जन, आंशिक वर्जन किसका करते हो आप? कॉपर पायराइटिस। आंशिक वर्जन में क्या देते हो? ऑक्सीजन कम देते हैं, जिससे क्या होता है? पूरा ऑक्साइड में नहीं बदलता, थोड़ा सल्फाइड के रूप में बचा लेते हैं हम। ये आगे हमारे बहुत काम आएगा। जो सल्फाइड में बच जाता है, Cu2S और FeS, इसको क्या बोलते हैं? कॉपर मेट। आपसे पूछा जाए मेट का सूत्र क्या है? Cu2S और FeS। कॉपर पायराइटिस में अशुद्धि कौन सी होती है? आयरन ऑक्साइड। उसको हटाने के लिए गालक कौन सा मिलाते हो? ये मैं सब क्वेश्चन बोल रहा हूं, आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएंगे? सर ये क्वेश्चन मैं बोल रहा हूं। अपूर्ण भर्जन किसका किया जाता है? कॉपर पायराइटिस। अपूर्ण भर्जन से क्या मिलता है? आयरन ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड, SO2 और साथ में मिलती है मैट, कॉपर मैट। कॉपर मैट का क्या सूत्र है? कॉपर पायराइटिस के भर्जन के पश्चात अशुद्धि कौन है? FeO। FeO को हटाने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? अम्लीय गालक SiO2। इस गालक को इस्तेमाल करने पर क्या बनता है? धातु मल FeSiO3। बेटा जो भी ऑनलाइन के बच्चे हैं, नोटिफिकेशन के अंदर जाएंगे और वहां जाके देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि वहां नोटिफिकेशन के अंदर मेटलर्जी के नोट्स है। वो नोट्स को डाउनलोड करो, डाउनलोड करके अपने पास रखो, और जो सेल्फी में बनवा रहा हूं उसको भी नोट कर लो, ताकि छोटे फॉर्म में आप याद कर सकें। चले आगे। अब क्या करने वाले हैं? अब हमारे पास आ गया धातु ऑक्साइड। अब धातु ऑक्साइड का क्या करेंगे हम? अपचयन करेंगे। अपचयन मतलब ऑक्सीजन को हटा देना। तो अब हम करने वाले हैं धातु ऑक्साइड का अपचयन। क्या करने वाले हैं? धातु ऑक्साइड का अपचयन। तो आ जाइए, अब करते हैं धातु ऑक्साइड का अपचयन। नोट कर लिया सबने? कोई बचा तो नहीं? आ जाइए। अब हम करने वाले हैं धातु ऑक्साइड को किसमें? अशुद्ध धातु में परिवर्तित करेंगे। अब हम पहुंच गए हैं
इसके पॉइंट नंबर 3 में। अब हम करने वाले हैं क्या, अपचय। धातु ऑक्साइड की प्रवृत्ति के आधार पर हम अपचय का चुनाव करते हैं। इसमें विभिन्न अपचयन की विधियां होती है। तो हम क्या करने वाले हैं, यह हमारे पास में धातु ऑक्साइड है और अब इसको हम बदलने वाले हैं किसमें, Zn या Fe में बदलने वाले हैं। इसके लिए हम क्या करने वाले हैं, अपचय। अपचयन मतलब ऑक्सीजन को हटाना। ऑक्सीजन को हटाने के लिए हम कौन कौन सी विधियों का उपयोग कर सकते हैं, तो अपचयन की विधियां, अलग अलग विधियां। हम क्या लेंगे, धातु ऑक्साइड, साथ में लेंगे अपचय, इसको गर्म करेंगे, हमको क्या मिलेगी, अशुद्ध धातु। और ऑक्सीजन के साथ में ये अपचय कहाँ चला जाएगा, बाहर। कोई दिक्कत इसमें। सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कार्बन द्वारा अपचय। कार्बन द्वारा अपचयन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रगलन या स्मेल्टिंग। ये किसके लिए की जाती है, सामान्य धातु ऑक्साइड का अपचयन किस विधि से होता है, कार्बन द्वारा। हमको ऑक्सीजन हटाना है, हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, कार्बन। कार्बन द्वारा अपचयन को क्या बोलते हैं बेटा, प्रगलन या स्मेल्टिंग। इसमें कौन सा कोयला लेते हैं, एंथ्रासाइड कोक के द्वारा अपचयन किया जाता है। जैसे ये आयरन ऑक्साइड है, कोक के साथ गर्म करेंगे, किसमें, Fe में, और CO2 में बदल जाएगा। नोट्स में मत देखो, अभी बिल्कुल इधर ही देखना। नोट्स में तो पढ़ा दूंगा, जो नोट्स में देखने में आप कंफ्यूज हो रहे हो। सीधा की सीधा इधर ध्यान दो। जिंक ऑक्साइड को किसमें बदल दिया है, कोक के साथ क्रिया की करवाई और किसमें बदल दिया है, जिंक में। और कार्बन क्या लेकर चला गया है, CO2। ये जो किया जाता है, ये कौन सी भट्टी में किया जाता है, कार्बन द्वारा अपचयन वात्या भट्टी या ग्लास भट्टी में किया जाता है। इस भट्टी का एक और नाम है धमन भट्टी। कौन सी भट्टी है, दमन भट्टी। कौन सी भट्टी है, दमन भट्टी। तो क्या कर रहे हैं हम, धातु ऑक्साइड को अशुद्ध धातु, इसके लिए क्या करेंगे, अपचयन करने के लिए हम अपचायकों का उपयोग करेंगे। अलग अलग विधियों के लिए अलग अलग अपचायक होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, अपचयन की विधियां। अपचयन की विधियों में धातु ऑक्साइड को अपचायक लेके किसमें बदल देंगे। पहली अपचयन की विधि कौन सी है, कार्बन द्वारा अपचयन को क्या कहते हैं, प्रगलन या। सामान्य धातु ऑक्साइड के अपचयन के लिए इस विधि का उपयोग किया जाता है। इसमें अपचयन के लिए कौन सा कोयला इस्तेमाल किया जाता है, एंथ्रासाइड को। तो कौन क्या करेगा, ऑक्सीजन लेके चला जाएगा, कोयला ऑक्सीजन लेके चला जाएगा और क्या मिल जाएगा आपको, अशुद्ध धातु। यह प्रक्रिया किस भट्टी में की जाती है, वात्या भट्टी में की जाती है। वात्या भट्टी को और क्या कहते हैं, और क्या कहते हैं, दमन भट्टी। वात्या भट्टी का अधिकतम तापमान, वात्या भट्टी का, लास्ट भट्टी, वात्या भट्टी का अधिकतम तापमान, कितना होता है, 2200 केल्विन होता है। कितना होता है, 2200 केल्विन। कोई दिक्कत तो नोट करते चले जाओ फटाफट, और नोट करने की स्पीड रखना। ये सेल्फी टाइप से सरल भाषा। तो आपको नोट्स क्यों दिए, वो एनसीईआरटी की भाषा, वो सारी की सारी एनसीईआरटी। सर एनसीईआरटी की भाषा हमको क्यों दी है, क्योंकि आप एनसीईआरटी नई वाली खरीदोगे, उसमें ये लेसन ही नहीं है, तो फिर आपको फोटो स्टेट कराना पड़ेगा। इससे अच्छा आपने आपको फोटो स्टेट करके दे ही दिया। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज है। जो नोट्स आपको मिले हैं वो एनसीईआरटी के मिले हैं, और जो लैंग्वेज आप उतार रहे हो वो सरल लैंग्वेज। स्लाइड को छोटा करो, सही से तो देख रहा है।
छह तक क्लास पहले हो चुकी है, 5 क्यों आया है? 7 होना चाहिए। सही कर देंगे बेटे को, टेंशन मत लो। 6 हो चुकी तो सही हो जाएगा। कोई दिक्कत? आ जाइए। लिख लिया आपने सबने? चलिए, अब चयन की विधि। सबसे पहले किसके द्वारा आप चयन कर रहे हैं? कार्बन द्वारा आप चयन। तरुण सर के नोट्स मिल गए क्या? मिल गए।
कार्बन द्वारा अपचयन में कौन सी भट्टी का इस्तेमाल किया जाता है? वात्या भट्टी को और क्या किस नाम से जाना है? लास्ट और किस नाम से जाना है? दमन भट्टी। इसका अधिकतम तापमान कितना होता है? 2200। नीट 2021 का क्वेश्चन, अधिकतम तापमान कितना होता है? 2200 कैलोरी। कभी भी ये आ सकता है जेट में, सीयूटी में। अधिकतम तापमान कितना होता है? 2200। ये दोनों के अंदर है ये चैप्टर, सीयूटी और जेट दोनों। कोई दिक्कत? वात्या भट्टी का अधिकतम तापमान कितना होता है? 2200 केल्विन होता है। कितना तापमान होता है? 2200 केल्विन होता है। वात्या भट्टी को और क्या कहा जाता है? ब्लास्ट भट्टी, दमन भट्टी। आधे जने नहीं आए, इसका मतलब टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं। इतने से बच्चे थोड़ी दोनों बेंच बैठे हुए हैं, ज्यादा आए नहीं। मजा आ गया। इस बार 5 क्वेश्चन आ गए ना सीयूटी में, मजा ही आ जाएगा। तो लेसन तो इधर है, और ये लेसन ऐसे नोट से समझ में नहीं आए तो सोच रहे हैं कि रट लें, हम तो रीडिंग मान लेंगे, पता ही नहीं चलेगा कि हो क्या रहा है जिंदगी में। इसका अधिकतम तापमान लिख दिया तुमने, कितना होता है? 2200 कैलोरी। इसके क्वेश्चन कैसे क्वेश्चन में करा दीजिए सर, एटॉमिक स्ट्रक्चर का। हाँ, उसकी भी एक क्लास लेंगे बीच में। अब एक एक करके जिन जिन की एक एक दो क्लास बची हुई वो खत्म करेंगे। डन? चलेंगे, चलें। आते हैं नोट्स में। नोट्स में क्या लिखा हुआ है जल्दी से देख लें। अब हम कर रहे हैं ऑक्साइड का धात्विक रूपांतरण, मतलब हम क्या करने वाले हैं? अपचयन। देखिए, बचे तो निष्कासित अयस्क को विभिन्न अपचयन तकनीक का उपयोग करके अपचयित किया जाता है, और अपचयन द्वारा किसमें बदला जाता है? धात्विक रूप में बदला जाता है। यह अयस्क की प्रकृति पर निर्भर करता है कि हमें कौन सा अपचयक लेना है। ये एनसीईआरटी की लैंग्वेज चल रही, सबसे पहले आ जाएगी। अपचयन में सबसे पहला अपचयन कौन सा कर रहे हो आप? कार्बन द्वारा अपचयन। कार्बन द्वारा अपचयन को क्या बोलते हो बेटा? प्रगलन। उच्च ताप पर ऑक्साइड का कार्बन के साथ अपचयन क्या कहलाता है? प्रगलन। प्रगलन किस किस का किया जाता है? लेड का, जिंक का, आयरन का, एसएन का, कॉपर का। लेकिन ज्यादा महत्वपूर्ण आपके लिए दो ही हैं। कौन है भैया? जिंक और आयरन। कौन सी भट्टी में किया जाता है बेटा? वात्या भट्टी। क्या मिलाया जाता है? कोक, कोयला। तो धातु ऑक्साइड साथ में मिला रहे हैं, कोक, और इसमें अधात्री होती है, अशुद्धि होती है, और वो अशुद्धि किसकी होती है? सिलिका। किसकी अशुद्धि होती है? सिलिका। नोट्स के अंदर देखते चले जाओ, जिससे क्या बनेगा? धातु मिलेगी आपको, CO2 बाहर निकल जाएगी, और क्या मिलेगा? धातु मल। अब ये तो हुई छोटी सी चीज। अब इसको डिटेल में देखते हैं कि वात्या भट्टी में हो क्या रहा है।
तो बिल्कुल मेरी बात को ध्यान से सुनना और फिर उसकी हम सेल्फी बनाएंगे। पहले हम एनसीईआरटी को पढ़ते हैं। ये मेरी लैंग्वेज नहीं है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लैंग्वेज, तो इसको बहुत अच्छे से पढ़ना। मैं ये लैंग्वेज क्यों पढ़ा रहा हूँ एनसीईआरटी की? एक तो एनसीईआरटी बाद में नहीं पढ़ानी पड़ेगी, इस लेसन में कम से कम। दूसरा चीज, लैंग्वेज मेरी नहीं आएगी, जो सरल लैंग्वेज लगती है आपको वो नहीं आती है। वहां लैंग्वेज कौन सी आएगी? एनसीईआरटी। इसलिए नोट्स देना जरूरी, क्योंकि मैं लिखाऊंगा सरल में और वहां आएगी एनसीईआरटी की। मैं लिखाऊंगा वाक्य भट्टी, वहां आएगी दमन भट्टी, तो फिर गड़बड़ हो जाएगी। तो आ जाएगी। आयरन के ऑक्साइड अयस्क को निष्कापन या भर्जन, मतलब जल को हटाने के लिए कार्बोनेट का अपघटन किया। सल्फाइड को किसने ऑक्सीकृत कर दिया? तो कार्बोनेट के लिए क्या था? निष्कापन है लैंग्वेज टिपिकल, तो इसमें। और भर्जन किसके लिए किया गया था? के द्वारा सांद्रण के उपरांत क्या मिलाया गया? चूने का पत्थर जानते हो क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट। और क्या मिलाया गया? ओ के साथ। किसमें मिला रहे हो? इसको क्या बोलते हैं? ऊपर से डाला जाता है। ऑक्साइड धातु में क्या हो जाता है? आपसे ऊष्मा गति हमें ये समझाने में सहायक है कि कोक ऑक्साइड को क्यों मिलाया जा रहा है, ताकि ऊर्जा बनेगी। और ऊर्जा बनेगी तो क्या हो जाएगा? ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, कार्बन ऑक्सीजन लेके चला जाएगा। इसके लिए एक एलिंगम वक्र होता है। ये कब पढ़ाएंगे हम? इसमें नोट्स में नहीं दिया है मैंने वो वक्र। वो तब पढ़ाएंगे जब ये डिसाइड हो जाएगा कि ये लेसन सीयूटी में है, रहेगा। अभी तक तो है, लेकिन एनसीईआरटी से हटा दिया गया। और पिछले साल भी सीयूटी ने कहा था हम ये लेसन नहीं देंगे। अब इस साल तो कुछ नहीं बोला उन्होंने, लेकिन आखिरी में जाके हटा दिया। तो एलिंगम बहुत खतरनाक चीज है, तो उसको पढ़ने के लिए हमें एक दिन चाहिए पूरा। तो वो हटा इसलिए दिया गया है क्योंकि आएगा ही नहीं, तो फिर क्या? फिर जेट में है तो जेट लेवल का ही पढ़े। तो आ जाइए नेक्स्ट। तो ये जो भट्टी आपको दिखाई दे रही है, ये कौन सी भट्टी है? दिख रही है वाक्य भट्टी। इसके अंदर अधिकतम तापमान कितना जाता है? 2200 तक। ये इधर से गर्म वायु के झोंके हम भेज रहे हैं। यहाँ Fe2O3 किसमें कन्वर्ट हो जाता है? Fe3O4। Fe3O4 किसमें बदल जाएगा? FeO। कैल्शियम कार्बोनेट आपने डाला, किसमें बदल जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड सिलिका को लेगा और किसमें बदल जाएगा? धातु मल में बदल जाएगा। और अंत में जाके आपको क्या मिल जाएगा? लोहा आयरन मिल जाएगा। कोई दिक्कत इसके अंदर? सर ये दिक्कत ही दिक्कत है, इसमें तो हमको पता ही नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। मैं आपको अलग से सेल्फी बना के बताऊंगा कि इसमें क्या हो रहा है, इसलिए टेंशन नहीं लेना। आ जाओ इसकी थ्योरी पढ़ते हैं। क्या है भैया? आ जाइए। आयरन ऑक्साइड कार्बन के साथ आपने गर्म किया तो क्या मिल गया? आयरन। और क्या मिल गया? CO2। आयरन ऑक्साइड को अपचयन की विभिन्न ताप के परिसर में गर्म किया जाता है। गर्म हवा को नीचे पहले से प्रोवाइड किया जाता है, तो कोयले के साथ में इसको गर्म किया जाता है। तापमान कितना पहुंच जाता है? और ये ही नीट ने पूछा है कि अधिकतम तापमान कितना होता है। इस प्रक्रिया में कोयले का दहन जो है आवश्यक अधिकतर ऊष्मा की पूर्ति देता है। CO व ऊष्मा भट्टी ऊपर की तरफ बढ़ती है। भट्टी के ऊपरी भाग में तापमान कम रहता है। ऊपर से आने वाले आयरन ऑक्साइड Fe2O3, Fe3O4 विभिन्न पदों में किसमें बदल जाते हैं? FeO में बदल जाते हैं। और अतः अपचयन की प्रक्रिया निम्न ताप परिसरों में और उच्च ताप परिसरों में संपन्न होती है। सर ये क्या चीज हो रही है? केवल अभी रीडिंग मार रहे हैं, फिर सेल्फी बनाएंगे तो अच्छे से समझ में आएगा। केवल आपको बता रहा हूं, इसको फिर दोबारा पढ़ेंगे।
चूना पत्थर भी कैल्शियम ऑक्साइड में अपघटित हो जाता है। सिलिकेट अयस्क से अशुद्धि को मल के रूप में निकाला जाता है। धातु मल गलित अवस्था में लोहे से अलग हो जाता है। वात्या भट्टी में प्राप्त लोहे में लगभग कितना प्रतिशत कार्बन होता है? अन्य अशुद्धियां भी होती है जैसे सल्फर, फास्फोरस, सिलिकॉन और मैग्नीज सूक्ष्म मात्रा में उपस्थित रहती है। ये कच्चे लोहे के नाम से जानी जाती है। कच्चे लोहे को क्या बोलते हैं? पिग आयरन। इसे विभिन्न प्रकार की आकृतियों में डाला जाता है। एक और लोहा होता है जिसका नाम क्या है? ढलवा लोहा। कच्चे लोहे से विभिन्न तापमान पर गर्म किया जाए तो कच्चे लोहे को, जिसको हम कहते हैं पिग आयरन, रद्दी लोहे या कोक के साथ गर्म करने पर, हवा के साथ पिघला देने पर ये किसमें बदल जाता है? ढलवा लोहे में, जिसमें कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? 3%। ढलवा लोहा क्या होता है? अति कठोर और भंगुर होता है। इस ढलवा लोहे को हम किसमें बदल देंगे? पिटवा लोहे। कौन से लोहे में बदल देंगे? पिटवा लोहे में बदल देंगे। पिटवा लोहा कैसा होता है? और लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। हेमाटाइट की परत चरी परावर्तनी भट्टी में ढलवा लोहे की अशुद्धि को ऑक्सीकृत कर किसमें बदल दिया जाता है? पिटवा लोहे में बदल दिया जाता है। तो लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा लोहा है? पिटवा लोहा। 3 लोहे अभी तक आपने सुने, एक कच्चा लोहा पिग आयरन, एक ढलवा लोहा और एक पिटवा लोहा। चूने के पत्थर को गालक के रूप में मिलाया जाता है जिससे सल्फर, सिलिकॉन और फास्फोरस की अशुद्धि ऑक्सीकृत हो जाती है और धातु को निकाल लिया जाता है। रोलर से गुजारकर धातु मल को क्या कर लिया जाता है? अलग कर लिया जाता है। 2 टेम्परेचर पे आपके पास में अभिक्रियाएं हैं। एक कौन से टेम्परेचर पे? 500 से लेकर 800। 500 से लेकर 800 में क्या आ रहा है? Fe2O3 किसमें बदल रहा है? Fe3O किसमें बदल रहा है? Fe। और Fe2O3 भी किसमें बदल रहा है? FeO। आखिरी में FeO किसमें बदल जा रहा है? Fe के अंदर। 900 से लेकर 1500, 500 से लेकर 800। इसी के साथ ये खत्म हो गया है धातु द्वारा अपचयन। और अपचयन की विधि कौन सी है? कार्बन से अपचयन। सर इसमें हमको एको अक्षर समझ में नहीं आया। इसी के लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी? सेल्फी बनानी पड़ेगी। अब आ जाओ काम की बात करते हैं। रीडिंग मैंने इसलिए लगाई थी कि आपको एनसीईआरटी की लैंग्वेज पता चले। अब इस लैंग्वेज को समझने की कोशिश करते हैं। किसके द्वारा अपचयन कर रहे हैं बेटा? कार्बन द्वारा अपचयन। कौन सा अपचयन? कार्बन द्वारा अपचयन। फटाफट कार्बन द्वारा अपचयन करेंगे। कौन सी भट्टी ले रहे हो आप बिल्कुल ध्यान से देखना। कौन सी भट्टी ले रहे हो? ये गमले जैसी भट्टी होती है। कौन सी भट्टी है? वात्या भट्टी। वात्या भट्टी। इस वात्या भट्टी में गर्म कैसे करोगे? कैसे गर्म कर रहे हो? गर्म वायु भेज रहे हैं। क्या भेज रहे हैं? गर्म वायु। इसमें 3 क्षेत्र बन जाते हैं। ये 3 क्षेत्र। सबसे वाला ऊपर वाला क्षेत्र 500 से लेकर 800 केल्विन, ठीक है। दूसरा वाला क्षेत्र होता है 900 से लेकर 1500 केल्विन। और आखिरी क्षेत्र कौन सा होता है? 1500 से लेकर 2200 केल्विन। इसको बोलते हैं अपचयन क्षेत्र। अपचयन क्षेत्र है ये। इसको बोलते हैं धातु मल क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है?
और आखिरी क्षेत्र होता है दहन क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? दहन क्षेत्र। तो ये कौन सी भट्टी है बेटा? वात्या भट्टी। तो समझ में आई वात्या भट्टी? तो ये वात्या भट्टी ये इस तरह की भट्टी है जिसके अंदर 3 क्षेत्र होते हैं। सबसे ज्यादा तापमान कौन से क्षेत्र का होता है? दहन क्षेत्र। उससे कम तापमान, सबसे कम तापमान अपचयन क्षेत्र का होता है। ठीक है, इसमें क्या मिला रहे हो आप? ये ढक्कन बंद कर रहे हैं। इसमें क्या मिला रहे हो? एक तो आयरन ऑक्साइड Fe2O3, या मिला रहे हो Fe3O4 हेमेटाइट मैग्नेटाइट। इन दोनों में से कोई, इनके अंदर एक अशुद्धि होती है और वो अशुद्धि किसकी होती है? सिलिका की। ये अशुद्धि है, तो अशुद्धि आपने मिलाया। साथ में क्या मिला रहे हो? अपचायक। अपचायक कौन है? अपचायक कौन है? कार्बन। कार्बन या कोक या कोयला। कौन सा कोयला मिलाया था आपने? एंथ्रासाइड कोयला मिलाया था। फिर एक इस अशुद्धि को हटाने के लिए आपको गालक मिलाना पड़ेगा, और वो गालक कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। ये कौन हो गया है? गालक। गालक। इसको कौन सा पत्थर बोलते हैं? चूने का पत्थर। आपको बताया था कि नहीं बताया? अभी बताया। इन सबको मिलाकर किसमें डाल दे रहे हैं? भट्टी में डाल दे रहे हैं। अब एनसीईआरटी ने उल्टी पुल्टी अभिक्रियाएं लिखी है, जो जिधर नहीं हो रहा उधर भी वो अभिक्रिया लिखी। अब अपन लाइन से बिल्कुल सिस्टमेटिक अभिक्रिया लिखते हैं। क्या अभिक्रिया लिखते हैं? सबसे पहले सबसे कॉमन चीज टूटेगी, कैल्शियम कार्बोनेट। जैसे ही गर्म करोगे किसमें बदल जाएगा? कैल्शियम ऑक्साइड। और किसमें बदल जाएगा? CO2। अब ये CO2 ऊपर की तरफ बढ़ेगा। किधर बढ़ेगा? ऊपर की तरफ। जैसे ही CO2 बढ़ेगा, इसको बहुत ध्यान से देखना, ये CO2 ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, और ऊपर से क्या डाल रहे हो आप? कोयला डाल रहे हो। और ये कोयला और CO2 मिलकर एक बहुत ही जबरदस्त चीज बनाएगी जिसका नाम है कार्बन मोनोऑक्साइड। अब पूरी भट्टी में मुख्य अपचायक का काम कौन करेगा? ये मुख्य अपचायक है। कौन है? अपचायक। और यही आया था जेट 2020 में कि वात्या भट्टी का मुख्य अपचायक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। डाला क्या अपचायक? को, लेकिन कोक ना रहा, किसमें बदल गया है? कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल गया। देख लो बेटा, ये काम की चीज है। वात्या भट्टी में क्या मिला रहे हो? आयरन ऑक्साइड। साथ में क्या है? कोक। फिर क्या ले रहे हो? गाला। किसमें बदल गया है? कैल्शियम कार्बोनेट। पहले कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में बदल गया है। अब यहाँ क्या आ गया है? CO। CO क्या है? मुख्य अपचायक। नंबर 3, ये मुख्य अपचायक क्या करने वाला? ये मुख्य अपचायक आपका Fe2O3 जो है उससे क्रिया करेगा। मैं संतुलित नहीं करूंगा, अभी क्रिया को सीधा लिखूंगा, क्योंकि यहाँ हमारा संतुलित करने का काम नहीं, हमारे को केवल उत्पाद पता होना चाहिए। Fe2O3 को किसमें बदल देगा? Fe3O4 में बदल देता है। किसमें बदल देता है? Fe3O4 में बदल देता है। और साथ में थोड़ी बहुत निकलती है CO2, बाहर निकल जाएगी। फिर ये क्या करेगा? Fe3O4 को वापस CO के साथ क्रिया करेगा और बदल देगा FeO में, और साथ में क्या निकल जाएगी? CO2। तो हमेशा ध्यान रखना, Fe2O3 से क्या बनता है? और Fe3O4 से क्या बनेगा? FeO। और लास्ट में जाकर FeO या तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ या कार्बन के साथ, कोक के साथ क्रिया करके क्या बना देता है? लोहा। और साथ में क्या निकल जाता है? CO2। ये जो लोहा निकल रहा है इसको बोलते हैं कौन सा लोहा? कच्चा लोहा। कच्चा लोहे को पिग आयरन भी कहा जाता है। इसकी कहानी अभी अलग देखेंगे अपन। तो ये अभिक्रिया। तो आपके पास मुख्य अपचायक कौन है? कैल्शियम कार्बन मोनोऑक्साइड। और यहाँ आपके पास में गालक जो आपने डाला था वो कौन सा था? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन अब गालक क्या बच गया? CO, बिना बुझा चूना। और आखिरी के अंदर क्या होता है? आखिरी के अंदर
CaO, अशुद्धि कौन सी है? SiO2 की अशुद्धि है। और अशुद्धि किससे मिलेगी? अब अंदर बचा कौन है? कैल्शियम ऑक्साइड। ये कैल्शियम ऑक्साइड कैसे काम करेगा? गालक की तरह। तो वात्य भट्टी में गालक कौन है? कैल्शियम कार्बोनेट। लेकिन वो अंदर जाके जिसमें बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड में बदल जाता है। दोनों मिलकर क्या बना लेंगे? CaSiO3 क्या बना लेंगे? CaSiO3। तो वात्या भट्टी में बनने वाला धातु मल कौन सा होता है? CaSiO3। CaSiO3। तो यहां से आ गई। वापिस से देखते हैं क्या क्या चीजें इसमें महत्वपूर्ण है। अब मैं उसको येलो करता चला जाऊंगा। ठीक है, यहां पर आ जाएगा धातु मल CaSiO3। ये धातु मल ऊपर की तरफ रहता है और नीचे कौन रहता है? जो लोहा बना है। इस लोहे को इधर निकाल लेंगे और धातु मल को इधर से निकाल लेंगे। धातु मल हल्का होने के कारण ऊपर की तरफ तैरता रहता है, जिसको रोलर से प्रेस करके निकाल लेंगे। ये है आयरन। ये कौन सा लोहा निकल रहा है? कच्चा लोहा निकल रहा है। आप वापस देखिए, वात्य भट्टी है। वात्य भट्टी में गर्म किससे कर रहे हो? गर्म वायु से। तापमान सबसे ज्यादा कौन से क्षेत्र में रहता है? दहन क्षेत्र, 1500 से लेकर 2200। दूसरा क्षेत्र कौन सा है? धातु मल क्षेत्र, 900 से लेकर 1500, 500 से लेकर 800। कौन कौन सी अभिक्रिया होगी? सबसे पहले आप क्या डालेंगे इसके अंदर? आयरन डाइऑक्साइड डालेंगे और उसमें अशुद्धि कौन सी होती है? सिलिका की। साथ में कौन है? अपचायक। साथ में कौन है? गालक। सबसे पहले ये गालक कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है किसमें? कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 में। ये CO2 जब ऊपर उठ रही होती है तो उसमें कार्बन क्रिया कर लेता है और क्या बना देता है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड किस रूप में काम करता है? मुख्य अपचायक। ये मुख्य अपचायक Fe2O3 को किसमें बदल देता है? Fe3O4 में बदल देता है। तो एक ये आपकी अभिक्रिया इंपॉर्टेंट है। Fe2O3 से क्या बन जाएगा? Fe3O4। Fe3O4 से क्या बनेगा? और FeO से क्या बनेगा? इसका उल्टा पॉसिबल नहीं है कभी। ऐसी रिएक्शन आए पॉसिबल नहीं है। वात्य भट्टी में ये रिएक्शन पॉसिबल नहीं है। उल्टी रिएक्शन संभव नहीं है। हमेशा कैसी रिएक्शन चलेगी? सीधी। Fe2O3 से क्या बनेगा? Fe3O से क्या बनेगा? FeO से क्या बनेगा? Fe। तो वात्य भट्टी में जो लोहा निकलता है उसे क्या कहते हैं? वात्य भट्टी में जो अशुद्धि होगी उसको क्या कहते हैं? SiO2। वात्य भट्टी में जो गालक होता है वो कौन है? CO। वात्य भट्टी में जो धातु मल है वो कौन सा है? तो इसी के साथ वात्य भट्टी से निकलने वाला लोहा क्या कहलाता है? कच्चा लोहा या पिग आयरन। कच्चा लोहा या पिग आयरन। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो ये वात्य भट्टी की सारी अभिक्रियाएं हो गई। आप समझ में आई कि नहीं? समझ में आई कि नहीं? काम की चीज क्या है? मुख्य अपचायक। क्या सर ये रिएक्शन हमको याद करनी पड़ेगी? नहीं, आपको केवल याद करना पड़ेगा मुख्य अपचायक कौन है? CO। हमेशा Fe2O3 से क्या बनता है? Fe3O। Fe3O4 से क्या बनेगा? FeO। FeO से क्या बनेगा? Fe। ठीक है। और वात्य भट्टी के अंदर अशुद्धि कौन सी है? धातु मल कौन सा बनेगा? कोई दिक्कत? नोट कर लो फटाफट। स्लाइड का नीचे का नहीं दिख रहा है, अभी दिखने लग जाएगा। तेजी से नोट करना है बेटा। जितना तेजी नोट करोगे उतना जल्दी छोड़ दूंगा मैं।
वात्यवट्टी को और क्या कहते हैं? दमनवट्टी, ब्लासवट्टी। वात्यवट्टी में कितने क्षेत्र होते हैं? 3। कौन कौन से क्षेत्र होते हैं? अपचयन क्षेत्र, धातुमल क्षेत्र और दहन क्षेत्र। सबसे कम तापमान कहाँ होता है? अपचयन क्षेत्र, 500 से लेकर 800। सबसे ज्यादा तापमान दहन क्षेत्र, 1500 से लेकर 2200। क्वांटम संख्या भी बाकी है। क्वांटम संख्या तो पढ़ा दी ना? हाँ, क्वांटम संख्या नहीं पढ़ाई तुमको? क्वांटम संख्या पूरी नहीं पढ़ाई? किसके बारे? क्वांटम संख्या। हाँ, तो यहाँ क्वांटम संख्या तो पढ़ा दी ना, और एक ही तो बाकी है, स्पिन। हाँ, ठीक है। तो इसके बाद ये लेसन खत्म होगा, ब्रेक लेंगे, फिर आपको एक क्वांटम संख्या का ये पढ़ा देंगे आज, क्योंकि पेपर में दिया है। तो तुम करोगे कैसे? CH2 से पढ़ लोगे? हाँ, कैसे पढ़ लेंगे? अभी शाम को पढ़ा दूंगा तुरंत। इसके बाद आपको ब्रेक देंगे और एक क्लास और ले लेंगे, 1 घंटे का काम है बस। तो इतने दिन से क्या कर रहे थे? टेस्ट में क्या करूंगा? तो ये तो टेस्ट तो कभी भी, फिर तो अचानक टेस्ट होंगे। अभी तो तुम्हारे सरप्राइज टेस्ट, बीच बीच में टेस्ट ले ही नहीं रहे, बता के ले रहे हैं टेस्ट। जल्दी लिखना है, फास्ट। चित्र नहीं बनाया अभी तो तूने, फटाफट लिख। मुख्य अपचयक कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड। इसके बाद आपका कोर्स पूरा हो जाएगा। यस, मेरा कोर्स खत्म। अरे हो गया। वात्यवट्टी से निकलने वाला लोहा कहलाता है
कौन सा लोहा? कच्चा लोहा, पिग आयरन। लास्ट ईयर सीयूटी में इससे कितने क्वेश्चन आए थे? एक क्वेश्चन। एरो के नीचे क्या है? एरो के नीचे है कि ये अभिक्रिया उल्टी नहीं जाएगी, तीर का निशान ये नहीं होगी। कभी भी Fe से FeO नहीं बनेगा, कभी भी FeO से Fe3O4 नहीं बनेगा, कभी भी Fe3O4 से Fe2O3 नहीं बनेगा इस वात्या भट्टी के अंदर। बाहर तो बना सकते हो आप, वात्या भट्टी में नहीं बना सकते। नोट कर लिया? चले आगे, फटाफट लिखो बेटा। जितना देर तक लिखोगे उतना देर तक आप बैठे रहोगे। नोट कर लिया? CH1 की क्लास लगेगी, ध्यान रखना। हाँ, एटॉमिक संरचना जो पढ़ाऊंगा उसमें से 5 क्वेश्चन आएंगे आज, तो इसलिए पढ़ लेना। हाँ, आएंगे वही। झूठ बोल रहे हो, कल गिनना जाके। वो 1 घंटे की जो परमाणु संरचना की क्लास लोगे उसमें से 5 क्वेश्चन मिले, तो यही पढ़ाई हो गई तुम्हारी, यही के यही। चले आगे, हो गया? अरे जल्दी करो, हो गया? आ जाओ। अब देखिए, ये वात्या भट्टी है छोटी सी, इससे जो लोहा निकल रहा है वो कौन सा लोहा है? ठीक है, कच्चा लोहा, कच्चा लोहा। कच्चा लोहा को क्या बोलते हैं? पिग आयरन क्यों बोला जाता है? ये गुलाबी कलर का होता है, सूरों की तरह आवाज करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? पिग आयरन। ये लोहे का अशुद्धतम रूप है, अशुद्धतम रूप है। क्वेश्चन पूछा गया है सीयूटी में, कैसा रूप है? अशुद्धतम रूप। इसमें 4% क्या होता है? कार्बन, और अन्य अशुद्धियां भी होती है। प्लस इसमें सल्फर है, फास्फोरस है, मैंगनीज है, और बहुत सारी अशुद्धियां होती है, अशुद्धियां होती है, अशुद्धियां। तो आपसे पूछा जाए लोहे का अशुद्धतम रूप कौन सा है? कच्चा लोहा या पिग आयरन। इसमें कार्बन की प्रतिशतता कितनी होती है? 4%। और कौन कौन सी अशुद्धियां होती है? फास्फोरस, सल्फर, आर्सेनिक, एंटीमनी, मैग्नीज, और बहुत सारी अशुद्धियां होती है। आ जाइए, इस लोहे को क्या करेंगे? रद्दी लोहे, रद्दी लोहा, लोहा प्लस कोयला के साथ मिलाएंगे और गर्म करेंगे। रद्दी लोहा और कोयले के साथ गर्म करने पर ये किसमें बदल जाता है? डलवा लोहे में, डलवा लोहा में बदल जाता है। डलवा लोहे को क्या बात बोलते हैं? कास्ट आयरन। कौन सा आयरन बोलते हैं? कास्ट आयरन। कास्ट आयरन में कार्बन कितना % होता है? कार्बन होता है 3%। तो यह आपका एक और लोहे का रूप हो गया जिसको रद्दी लोहा और कोक के साथ मिलाकर गर्म किया जाए। कौन से लोहे को? कच्चे लोहे को।
अब ये ढलवा लोहा है, इस ढलवे लोहे को हेमाटाइट, रद्दी लोहा क्या होता है? आपके घर से जो कबाड़ उठा के ले जाते हैं लोहे का, वो लोहा है रद्दी लोहा। उस लोहे का कबाड़ी करते क्या है? यही करते हैं, कच्चे लोहे को किसमें बदलते हैं? ढलवा लोहे में बदलते हैं। आ जाइए, ढलवा लोहे को हेमाटाइट के साथ, हेमाटाइट, हेमाटाइट का सूत्र जानते हो? Fe2O3 के साथ कौन सी भट्टी में? परावर्तनी भट्टी में मिलाकर गर्म किया जाता है। तो ये कौन से लोहे में बदल जाएगा? पिटवा लोहा। कौन से लोहे में बदल जाएगा? पिटवा लोहा। पिटवा लोहा लोहे का शुद्धतम रूप है, लोहे का शुद्धतम रूप है। तो लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? रोट आयरन। इसको कौन सा आयरन बोलते हैं? रोट आयरन। रोट आयरन मतलब पिटवा लोहा। शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। इसमें कार्बन का परसेंटेज, कार्बन का परसेंटेज एनसीईआरटी ने नहीं दिया है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं, 0.1 से 0.5% जो होता है वो कार्बन होता है। तो कौन कौन सा लोहा हो गया? एक तो हो गया कच्चा लोहा, दूसरा हो गया ढलवा लोहा, और तीसरा हो गया है पिटवा लोहा। लोहे का शुद्धतम रूप कौन सा है? पिटवा लोहा। और लोहे का अशुद्धतम रूप है कच्चा लोहा। वात्या भट्टी से निकलने वाला लोहा कौन सा होता है? कच्चा लोहा। और अशुद्धतम शुद्धतम लोहा कौन सा है? पिटवा लोहा। कोई दिक्कत? तो ये पूरा जो पैराग्राफ लिखा गया था उसको मैंने एक सेल्फी में बना दिया है, इसको बना लो तो सारी चीजें हो गई इस पैराग्राफ। इसी के साथ लोहा का कार्बन द्वारा अपचयन क्या हो गया है? समाप्त। पिटवा लोहे पे जंग नहीं लगती है। पिटवा लोहे पे क्या नहीं लगती है? जंग नहीं लगती है, रस्ट नहीं लगती है। और रस्ट नहीं लगती है इस कारण चंद्रगुप्त मौर्य द्वितीय ने लोह स्तंभ बनवाया था कुतुब मीनार के सामने। ठीक है, कुतुब मीनार बाद में बना, लोह स्तंभ पहले बना। फ्रांस का एल्फिल टावर जो होता है वो भी पिटवा लोहे का बना होता है, क्योंकि पिटवा लोहे पे जंग नहीं लगती है, रस्टिंग नहीं आती। तो जितने भी कृषि संबंधित औजार है वो सब पिटवा लोहे के बने होते हैं। अपचयन की विधियां खत्म होते ही आपको 10 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। उसके बाद में हम शुद्धिकरण की विधियां पढ़ेंगे और उपयोग पढ़ेंगे। उसके बाद में आपको लंच ब्रेक दिया जाएगा CH1 वालों को। उसके बाद फिर हम मुलाकात करेंगे और 1 घंटे में परमाणु संरचना खत्म करेंगे। CH2 वाले जा सकते हैं उसके बाद, और उनकी इच्छा है कि उनको रिवीजन करना है तो बैठ सकते हैं, और नहीं करना है तो जा सकते हैं। ठीक है, CH1 वाले बैठेंगे और उनकी मैं क्लास और लूंगा। परमाणु संरचना में जो चीजें बच गई है और उसमें जो मैं पढ़ाऊंगा, यकीन मानिए उससे आपको 5 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। हो सकता है 5 से ज्यादा भी मिल जाए। हाँ, क्या? हाँ, यकीन कर लिया? ठीक, पेपर भी अभी ले आता हूँ। कहाँ है तुम्हारा पेपर? उसी में से 5 कौन कौन से दिए हैं। CH2 वालों को जाने दो, उनको नहीं बताएंगे, उनको मत बताना, घर जाके।
हाँ क्या? हाँ केवल क्वांटम संख्या के, इसलिए तो केवल क्वांटम संख्या दी, इनको तो पढ़ाई ही नहीं। तो पेपर दोनों का सेम है, CS1 CS2 का, तो ये दिक्कत हो गई, तो इसलिए पढ़ाना बहुत जरूरी है। क्या इनके मोल नहीं है? मोल नहीं पढ़ाए तो मोल के क्वेश्चन नहीं आएंगे परमाणु संरचना के क्वेश्चन से। तुम्हारे तो मोल है। अरे जल्दी लिखो जल्दी। हेलो हेलो हेलो, आप करेंगे स्वैप चेन, कौन सा आप चेन करेंगे? तो ये आपके सामने आ गया है। तो 500 के अंदर कौन कौन सी अभिक्रिया होगी ये अलग से देख लेना, कभी कभी पूछ सकते हैं 500 से 800 की अभिक्रिया कौन सी है, Fe2O3 से क्या बन रहा है, Fe3O4 Fe3O4 से क्या बन रहा है, FeO और SiO2 से क्या बन रहा है, ये अलग से आपको नोट्स में दी गई है, तो आप देख लेना। 500 से 800, 900 से 1500 में होने वाली अभिक्रियाएं कौन कौन सी है ये आपको नोट्स में दे रखी है, आ जाइए। अब बात करते हैं हम स्वैप चेन की, किसकी बात करेंगे? स्वैप चेन, स्वैप चेन, स्वैप चेन किसके लिए होता है? अब अपचयन की दूसरी विधि, एक तो किससे अपचयन कर दिया आपने, कार्बन से अपचयन कर दिया। अब जल्दी से अपचयन की दूसरी विधि देख लेते हैं। दूसरी विधि है कॉपर, लेड और Hg के ऑक्साइड की अपचयन की कौन सी विधि है? स्वैपचयन की विधि। स्वैपचयन किसमें होता है? बेसेमर परिवर्तक में, इसलिए इसको बेसेमरीकरण भी कहा जाता है। अब बिल्कुल ध्यान से इसको देखिए, धातु ऑक्साइड का स्वयं उसी धातु द्वारा अपचयन होता है, इसे क्या कहते हैं? स्वैपचयन। इसमें बेसेमर भट्टी या परिवर्तक का उपयोग किया जाता है, कभी कभी परावर्तनी भट्टी का भी उपयोग कर लिया जाता है। आ जाइए क्या होता है देखिए, क्या क्या अभिक्रियाएं होने वाली है। ये एक नाशपति के आकार की भट्टी होती है, इसके अंदर हम स्वयं करने वाले हैं। क्या करने वाले हैं? स्वयं। बहुत ध्यान से देखना, स्वयं किसका होता है आप मुझे बताते जाना, और अपन वायु का झोंका यहां दे रहे हैं, वायु। अब देखिए स्वयं किस किस के लिए होता है? कॉपर के लिए, लेड के लिए और Hg के लिए। कोई दिक्कत इसके अंदर? समझ ले रहे हैं। सबसे पहले आपको ध्यान है, अभी थोड़ी देर पहले हमने अपूर्ण वर्जन किया था। क्या किया था? अपूर्ण वर्जन। किसका किया था अपूर्ण वर्जन? ठीक है, कॉपर पायराइड CuFeS2, इसको किसमें मिलाया था? ऑक्सीजन, और गर्म किया था। हम कर रहे हैं अपूर्ण वर्जन। क्या कर रहे हैं? अपूर्ण वर्जन। अपूर्ण वर्जन से हमें क्या मिलने वाला है बेटा?
एक मिलेगा Cu2O, एक मिलेगा FeO, थोड़ी सी क्या निकल जाएगी सल्फर डाइऑक्साइड, और साथ में मिलेगा Cu2S और FeS। आपको पता है इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसको बोलते हैं कॉपर मैट। क्या बोला जाता है? कॉपर मैट। कोई दिक्कत इसके अंदर? अब सिंपल सी बात है कि स्व अपचयन है तो धातु खुद का खुद से ही अपचयन करेगी। तो इसके अंदर जो अशुद्धि है वो कौन सी अशुद्धि है? आयरन ऑक्साइड की क्या है? अशुद्धि है। तो इस अशुद्धि को हटाने के लिए हम एक गालक का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहली रिएक्शन में जो आयरन ऑक्साइड है वो अशुद्धि के साथ, ये जो अशुद्धि है वो गालक के साथ मिलेगा और गालक के साथ मिलकर क्या बना देगा? गालक। गालक के साथ मिलकर बना देगा FeSiO3, और इसको क्या बोलेंगे? धातु मल कहेंगे। लेकिन इसकी जो मुख्य अभिक्रिया है वो ये वाली है। कॉपर का सल्फाइड जो है, ऑक्साइड जो है, कॉपर के सल्फाइड से क्रिया करेगा। किसके साथ क्रिया करेगा? कॉपर के सल्फाइड के साथ में। तो देखिए, एक कॉपर का सल्फाइड है और एक कॉपर का ऑक्साइड है। ये सल्फाइड कैसे काम करेगा? अपचायक की तरह। कैसे काम करेगा? अपचायक की तरह काम करेगा। कॉपर का सल्फाइड कॉपर के ही ऑक्साइड को अपचयित कर देगा और क्या बना लेगा? एक तो आपको कॉपर दे देगा 6, और साथ में क्या निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड। तो यही तो चाह रहे थे हम कि ऑक्सीजन निकल जाए, और ऑक्सीजन निकल गई। जब कॉपर का सल्फाइड कॉपर के ही ऑक्साइड, लेड का सल्फाइड लेड के ही ऑक्साइड, Hg का सल्फाइड Hg के ही ऑक्साइड को अपचयित करता है, तो यह अभिक्रिया क्या कहलाती है? स्व अपचयन की अभिक्रिया कहलाती है। किसकी अभिक्रिया कहलाती है? स्व अपचयन की अभिक्रिया। तो स्व अपचयन की अभिक्रिया में क्या होता है? स्व अपचयन की अभिक्रिया में कॉपर का सल्फाइड कॉपर के ऑक्साइड को अपचयित कर देता है, और साथ में क्या निकलता है? कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। यह सल्फर डाइऑक्साइड जब कॉपर को छोड़ के जाती है तो इसकी सतह पे फफोले कर देती है। क्या कर देती है? फफोले। और फफोले होने की वजह से इसको क्या बोलते हैं? फफोलेदार तांबा। कौन सा तांबा है? तांबा। इसको बोलते हैं ब्लिस्टर। याद है तुमको ये? तो ब्लिस्टर कॉपर। कौन सा कॉपर बोलते हैं? ब्लिस्टर कॉपर। ये 98% शुद्ध होता है, केवल इसमें 2% अशुद्धि होती है। तो हम स्व अपचयन किसके लिए कर रहे हैं? कॉपर लेड Hg के लिए। तो ये पूरा बिल्कुल सेल्फी के फॉर्म में ही आपके नोट्स में लिखा हुआ है। तो सीधे हम चलते हैं नोट्स की तरफ और इसको पढ़ते हैं। तो आ जाइए, अब हम क्या करने वाले हैं? स्व अपचयन। तो वायु में गर्म करने पर अपचयन या स्व अपचयन। स्व अपचयन किसका करते हैं? कॉपर का। बेसेमरीकरण के अंदर किया जाता है। अब स्व अपचयन की अभिक्रिया, कम सक्रिय धातु है। कौन कौन है बेटा? कॉपर, Hg और लेड के लिए स्व अपचयन प्रयुक्त होता है। उच्च तापमान पर ऑक्साइड में अस्थायी प्रकृति के कारण इनके अपचयन के लिए अपचाय की जरूरत नहीं होती है। किसकी जरूरत नहीं होती है? अपचाय की कोई आवश्यकता नहीं होती। आगे, वास्तविक प्रक्रम में अयस्क को किसके साथ मिलाया जाता है? सिलिका के साथ मिलाने के बाद परावर्तनी भट्टी में गर्म किया जाता है। भट्टी में आयरन ऑक्साइड किसमें बदल जाता है? आयरन सिलिकेट, जिसे क्या कहते हैं? धातु मल। यहाँ पर एक चीज होती है, कॉपर का सल्फाइड और आयरन का सल्फाइड, इसको क्या बोला जाता है? कॉपर मेट बोला जाता है। अब कौन कौन सी अभिक्रिया हो रही है, जल्दी जल्दी से अभिक्रियाएं देख लेते हैं। ये अभिक्रियाएं मैंने अभी जो लिखी है वही है, इसलिए अपन इसकी सेल्फी नहीं बनानी। आ जाइए, क्या है? सल्फाइड ऑक्सीजन से क्रिया करेगा, क्या बना देगा? ऑक्साइड।
आयरन का ऑक्साइड क्या है? अशुद्धि। और सिलिका क्या है बेटा? गालक। और गालक अशुद्धि के साथ मिलकर क्या बना रहा है? धातुमल। क्या बना दे रहा है? धातुमल। थोड़ा सा सल्फाइड भी किसमें बदल जाएगा? ऑक्साइड में। लेकिन आपको स्वैप चेन की जो अभिक्रिया पूछी जाएगी वो कौन सी वाली है? ये वाली अभिक्रिया आपके लिए महत्वपूर्ण है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट अभिक्रिया ये लगा लीजिए। कॉपर का ऑक्साइड किसके साथ अपचयित हो रहा है? कॉपर के सल्फाइड के साथ में क्या बना दे रहा है? कॉपर और सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहां से ध्यान रखें कि कॉपर का सल्फाइड जो है ये कैसे काम कर रहा है? अपचायक के रूप में। किस रूप में काम कर रहा है? अपचायक के रूप में काम कर रहा है। किस रूप में काम कर रहा है? अपचायक के रूप में काम कर रहा है। तो ये स्वैप चेन। अब फटाफट मैं बात कर रहा हूं। स्वैप चेन में ठोस कॉपर से SO2 निकलने के कारण फफोलेदार दिखाई देता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? ब्लिस्टर्ड कॉपर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्लिस्टर्ड कॉपर। कोई दिक्कत? ये ब्लिस्टर्ड कॉपर कितना परसेंट शुद्ध होता है? 98%। 98% शुद्ध। और अशुद्धि कितना परसेंट होती है? 2%। इसमें क्या होती है? अशुद्धि होती है। जो अशुद्धि आपको बाद में पता लगेगी कौन कौन सी होगी। तो ये स्वैप चेन की अभिक्रिया होगी। अच्छा, वापस से पूछ रहा हूं, स्वैप चेन किस किस के लिए होता है? स्वैप चेन किस किस के लिए होता है? तो यहां से स्व अपचयन कॉपर के लिए, लेड के लिए और Hg। मुख्य रूप से किसके लिए? कॉपर। सबसे पहले क्या कर रहे हो? अपूर्ण भर्जन। अपूर्ण भर्जन से मिलेगा क्या? Cu2O। और क्या मिल रहा है? FeO। और क्या मिल रहा है? Cu2S। और क्या मिल रहा है? FeS। सबसे काम की चीज कौन सी है ये? इसको क्या बोलते हैं? मैट। कोई दिक्कत? अच्छा, इसमें अशुद्धि कौन सी है? आयरन ऑक्साइड। अशुद्धि। अच्छा, इस अशुद्धि को हटाने के लिए काला कौन सा इस्तेमाल कर रहे हो? SiO2। ये क्या है बेटा? और अशुद्धि कालक मिलके क्या बना रहे हैं? कौन सा धातुमल बना रहे हो? धातुमल। स्वैप चेन की अभिक्रिया आपको पता है क्या हो रहा है? स्वैप चेन की अभिक्रिया में कॉपर का ऑक्साइड किसके साथ क्रिया कर रहा है? कॉपर के सल्फाइड। ये कॉपर का सल्फाइड कैसे काम करेगा? अपचायक के रूप में। क्या बना देगा? 6Cu बना देगा। और साथ में क्या निकलेगा? ये SO2 जो निकल रही है ये इसकी सतह पर क्या कर देगी? फफोले कर देगी। तो इसलिए इसको कौन सा लोहा बोला जाता है? फफोलेदार तांबा बोला जाता है। लोहा का तांबा, फफोलेदार तांबा बोला जाता है। कितना परसेंट ये तांबा प्योर होता है? 98% प्योर होता है। कोई दिक्कत इसके अंदर? अगली विधि। अब किसके साथ अपचयन करेंगे? स्वैप चयन हो गया। ब्रेक दे रहे बस। आ जाइए। अब बात करते हैं एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन। किसके द्वारा अपचयन? कुछ ऐसी जिद्दी धातुएं होती है जिनका अपचयन कार्बन द्वारा नहीं किया जा सकता। कौन सी ऐसी जिद्दी धातुएं हैं जिनका कार्बन द्वारा अपचयन नहीं किया जा सकता? Cr2O3 और Mn3O4
इनका अपचयन कार्बन से नहीं किया जा सकता, तो फिर किससे करोगे? एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन करते हैं। एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन किन धातुओं का किया जाता है? Cr2O3 और Mn3O4। कोई दिक्कत इसके अंदर? तो सीधा नोट्स में आ जाते हैं, इसके अलावा और कोई क्वेश्चन नहीं बनता। एल्यूमिनियम द्वारा अपचयन को क्या बोलते हैं? एल्यूमिनोतापी विधि। तो रिडक्शन बाय एल्यूमिनियम एल्यूमिनोथर्माइड विधि, कभी कभी इसको हिंदी में भी लिख दिया जाता है एल्यूमिनोथर्माइड विधि, एल्यूमिनोतापी विधि। एल्यूमिनोतापी विधि में किसके द्वारा अपचयन हो रहा है? एल्यूमिनियम इसकी उच्च विद्युत ननीय प्रकृति के कारण एक बहुत उत्तम अपचायक है। इस विधि द्वारा किसका अपचयन किया जाता है? Cr2O3 Mn3O4 का अपचयन। इसको कौन सी विधि भी कहते हैं? गोल्ड स्मिथ विधि। गोल्ड स्मिथ विधि। यह प्रक्रिया निष्कर्षण की एक व्यावसायिक प्रक्रिया नहीं है, इसका इस्तेमाल ज्यादा नहीं किया जाता। इसका उपयोग रेत की पटरियों में वेल्डिंग के लिए किया जाता है। कैसे वेल्डिंग के लिए किया जाता है? ये वेल्डिंग की मैं आपको रिएक्शन नीचे लिख दे रहा हूं। Fe2O3 को जब एल्यूमिनियम के साथ आप गर्म करोगे तो क्या बन जाएगा? आपको आयरन मिल जाएगा और साथ में मिल जाएगा Al2O3। ये वेल्डिंग की प्रक्रिया है। जो भी वेल्डिंग करता है इस विधि का इस्तेमाल करता है। एक तो आयरन की पत्ती लिए रखता है छोटी सी, साथ में एल्यूमिनियम की रोड लिए रखता है व्हाइट कलर वाली, दोनों को मिलाता है और वहां पर विद्युत धारा से उच्च ताप उत्पन्न करता है। और जैसे ही उच्च ताप उत्पन्न करता है लोहा वहां गल के चिपक जाता है और उस पर सफेद दाने जिसको रेत मार्ग से घिसकर हटा लिया जाता है वो है Al2O3। तो आपसे पूछा जाए वेल्डिंग की अभिक्रिया बताइए तो आप बता दोगे Fe2O3 एल्यूमिनियम के साथ। और एल्यूमिनियम द्वारा जब भी अपचयन कराओगे विधि कौन सी हो जाएगी? गोल्ड स्मिथ विधि, एल्यूमिनोतापी विधि। बहुत कम पूछी जाती है, ये केवल एक क्वेश्चन बनता है। इसका क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बता दिए इसमें, लेकिन बनता एक ही है। Cr2O3 या Mn3O4 का अपचयन किससे करेंगे? एल्यूमिनियम से अपचयन करेंगे। किससे अपचयन करेंगे? एल्यूमिनियम से अपचयन करेंगे। लास्ट विधि बता रहा हूं, उसके बाद में हम ब्रेक लेंगे और ब्रेक के 10 मिनट बाद फिर मिलेंगे। 11:20 पे फिर आपको मैं छोड़ दूंगा और 1 घंटे का आपका लंच होगा। 12:20 पे आप वापस आएंगे। CH1 वाले CH2 वाले चले जाएंगे क्योंकि उनका लेसन खत्म हो जाएगा। हाँ, जो भी बैठना चाहे, जो भी पढ़ाना चाहे वो आ सकता है। 12:20 से 1:20 आपको छोड़ देंगे और उस 12:20 से 1:20 में कम से कम आपका 5 से 6 क्वेश्चन का फायदा है, गारंटी। अगर आपने मेरी क्लास ली तो, नहीं ली तो बात अलग। विद्युत द्वारा अपचयन किसका होता है? यह विद्युत द्वारा अपचयन मैंने परमाणु संरचना जिसको पढ़ाई है वहां पढ़ाई थी मैंने फैराडे के नियम। फैराडे पढ़ाया था, माइकल फैराडे। NaCl का अपचयन किया था उन्होंने। गलित अवस्था में क्या मिला था? सोडियम। और जलीय अवस्था में क्या मिला था? NaOH मिला था। याद हो तुमको? वहां पढ़ लेना, ये मैं पढ़ा चुका हूं, इसलिए सीधा तेजी से पढ़ाऊंगा इसको, क्योंकि यह विधि मैं आपको परमाणु संरचना में पढ़ा चुका हूं और एस ब्लॉक में दोबारा सर आपको पढ़ाएंगे, इसलिए सीधे चलते हैं। विद्युत द्वारा अपचयन ऐसी धातुएं, कौन कौन सी धातुएं विद्युत द्वारा होती है? जो कि जिद्दी धातुएं होती है। जिद्दी धातुएं कौन है? उच्च विद्युतीय धातुएं जैसे सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम। इनका अपचयन जो किया जाता है वो विद्युत द्वारा किया जाता है। ये धातुएं गलित अवस्था में किसमें? ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड, क्लोराइड के विद्युत अपघटन से प्राप्त होती है। तो अवस्था कौन सी होनी चाहिए? केवल यही चीज इंपॉर्टेंट है, गलित अवस्था होनी चाहिए। इसके अलावा कोई भी अवस्था होगी तो गड़बड़ हो जाएगा। गलित अवस्था में, तो गलित होने पर NaCl किसमें बदल जाएगा? Na+ और Cl-। कैथोड पर क्या मिलेगा? सोडियम। और एनोड पर क्या मिलेगा? क्लोरीन गैस। ये मैं पहले ही बता चुका हूं आपको।
तो विद्युत द्वारा अपचयन किनका होता है? सोडियम पोटेशियम, मतलब एस ब्लॉक के तत्वों का। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट विधि है, वो कौन सी विधि है? हॉल हेराल्ड विधि। किसमें पूछी गई? CUET 2022, 2023, 2024 और JET 2024। इसका मतलब ये विधि जो है CUT में तो लगातार आ रही है, तो इस विधि को अपन पढ़ेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, 10 मिनट का आपका ब्रेक है। तो अभी हुए हैं 10:20, तो 10:30 का आप वापस पधारें और 11:20 पर मैं आपको छोड़ दूंगा और फिर वापस 1 घंटे बाद आप आ जाए। ठीक है, आज